रात के 10 बज चुके थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे से टकरा रही थीं, जैसे कोई धीमे से दरवाजा खटखटा रहा हो। अंधेरे में बैठे हुए रमेश और सुधा ने अपनी चाय के कप को थाम रखा था। उनका घर, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, आज खामोशी के साए में डूबा हुआ था। बाहर पेड़ की डालियां एक खिड़की से टकरा रही थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कल फिर वही आवाज सुनाई दी, सुधा ने धीमे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी चादर को कसकर शरीर से लपेट लिया, जैसे कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने गहरी सांस ली। शायद तुम्हारा वहम है सुधा, हम अकेले हैं इस घर में। लेकिन वह जानता था कि सुधा झूठ नहीं बोल रही। पिछले कुछ दिनों से उन्हें रात को पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती थी, कभी बच्चों के हंसने की आवाज, जबकि उनके बच्चे तो अब बड़े होकर अमेरिका जा चुके थे। कभी कभी तो उन्हें लगता जैसे कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। उस रात रमेश नींद में करवटें बदल रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा हो। वह चौंक कर बैठ गया। कमरा खाली था। तभी उसने देखा अलमारी के पीछे से एक छोटा सा हाथ झांक रहा था, पतली नीली सी उंगलियां जैसे किसी बच्चे की। रमेश की सांसें तेज हो गईं। वह उठा और धीरे से अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खिसकाई, वह हाथ गायब हो गया। लेकिन अलमारी के पीछे की दीवार पर गीले हाथ के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। ये सब क्या हो रहा है? रमेश ने खुद से पूछा। अगले दिन सुधा ने रसोई में एक अजीब सी खोज की। वहाँ रखे बर्तनों में से एक प्लेट टूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे फेंक दिया हो। लेकिन घर में तो कोई था ही नहीं। उसी शाम जब वह पूजा करने बैठी तो उसने देखा कि दिया अपने आप बुझ गया। हवा नहीं थी, फिर भी लौ ने ऐसे डोलकर खुद को बुझा लिया जैसे किसी ने फूंक मारी हो। उस शाम सुधा ने बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी कि उसकी नजर बगीचे में पड़ी। वहाँ दो छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकल कर आए हों। लड़की ने अपने हाथ से सुधा की तरफ इशारा किया और फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, वह खाली और डरावनी थी, जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग को धीमा कर दिया हो। सुधा की चाय का कप हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। जैसे ही वह उठी, वे बच्चे गायब हो गए। लेकिन बगीचे की मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो अचानक बीच में ही खत्म हो रहे थे। रमेश को जब यह सब पता चला तो उसने गांव के पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने घर आकर हवन पूजा की। लेकिन उस रात फिर वही हुआ। रात को 1:30 बजे सुधा को लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा है। सामने खड़ी थी वही छोटी लड़की। उसके गले में नीला फंदा था, आंखें खाली और भयानक। उसकी साड़ी पानी से भीगी हुई थी और उसके पैरों से कीचड़ टपक रहा था। लड़की ने कहा, हमें बचाओ। उसकी आवाज हवा की तरह गूंजी। अगले दिन रमेश और सुधा ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि उनके घर के पीछे वाले खेत में कभी एक कुएं था। 30 साल पहले 2 बच्चे राधा और गोपाल उस कुएं के पास खेल रहे थे कि अचानक लड़की का पैर फिसला और वह गिर गई। लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नीचे गिर गया। उनके माता पिता ने जब उनकी चीखें सुनी तो वे भी कुएं में कूद गए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। रमेश और सुधा ने उस कुएं को ढूंढ निकाला। अब वह जर्जर हो चुका था, ऊपर से पत्थरों से ढका हुआ। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, एक बदबूदार हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर से आवाज आई, हमें यहाँ से निकालो। फिर उस रात रमेश और सुधा ने सपना देखा। वे दोनों बच्चे उनके सामने खड़े थे। हमें मुक्ति चाहिए, वे रो रहे थे। उनके पीछे एक और आकृति थी, शायद उनकी माँ, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह रमेश ने कुएं को पूरी तरह खोदकर उन बच्चों और उनके माता पिता की हड्डियों को एक अच्छी जगह दफनाया। पंडित जी ने शांति पूजा की। उसके बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं रुक गईं। लेकिन कभी कभी रात के समय रमेश और सुधा को लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा है, और दूर से बहुत हल्के से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कभी कभी तो वे जागते हुए भी बगीचे में उन छोटे पैरों के निशान देख लेते हैं, जो कुएं की तरफ जाते हुए गायब हो जाते हैं।